आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंद्रयान 2 चांद को छूने से कुछ घंटे दूर, पूरे मुल्क में जोशो खरोश का माहौल। पहलू खान कत्ल मामले की जांच में बढ़ती गई लापरवाही, एसआईटी ने की 29 गलतियों की निशानदेही। महाराष्ट्र में मजलिस और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच अलायंस खत्म, एमआईएम तनहा करेगी मुकाबला। शहर में वायरल फीवर के केसेस में इजाफे का वजीर सेहत ने किया एतराफ, लेकिन कहा कि तशवीश की कोई बात नहीं। और यादाद्री मंदिर में केसीआर और टीआरएस के इंतखाबी निशान कार की नक्काशी पर सियासी घमासान, अपोजिशन की शदीद तनकीद। अब खबरें तफसील से। चंद्रयान 2 अगले कुछ घंटों में चांद पर उतरने वाला है और इसको लेकर पूरे मुल्क में जोशो खरोश का माहौल है। इसी बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के आवाम से अपील की है कि वो तारीखी सफर पर गए चंद्रयान 2 के चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरने के खास लम्हों को अपनी आंखों से देखें और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करें, जिन्हें वो खुद रीट्वीट करेंगे। वजीर आजम खुद भी इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर्स में साइंसदानों के साथ इस तारीखी लम्हे के गवाह बनेंगे। उनके साथ मुल्क भर के स्कूलों के तकरीबन 70 तुलबा भी होंगे। 8वीं से लेकर 10वीं तक के इन तुलबा का इंतखाब एक क्विज के जरिए किया गया है। मोदी ने चंद्रयान 2 मिशन के सिलसिले में अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हुए सिलसिलावार ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा कि जिस लम्हे का 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया है। अब से कुछ घंटों बाद चंद्रयान 2 चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरेगा। हिंदुस्तान और दुनिया एक बार हमारे खलाई साइंसदानों की गैर मामूली ताकत और महारत को देखेगी। उन्होंने आगे लिखा कि इसरो के बेंगलुरु सेंटर पर हिंदुस्तानी खलाई प्रोग्राम की तारीख के इस गैर मामूली लम्हे का गवाह बनने के लिए बेहद पुरजोश हूँ। मुख्तलिफ रियासतों के नौजवान भी साथ में होंगे। कुछ नौजवान भूटान से भी आए हैं। इन नौजवानों ने इसरो का स्पेस क्विज जीत कर ये मौका हासिल किया है। इस क्विज में बड़ी तादाद में नौजवानों की हिस्सेदारी से साइंस में उनकी दिलचस्पी का पता चलता है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने जुमे को कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो उसे ऐसा जवाब देंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दफ्तर के दूसरे साल के खिताब का मजमुआ लोकतंत्र के स्वर के अंग्रेजी एडिशन द रिपब्लिकन एथिक्स वॉल्यूम 2 और दोनों के ई एडिशनों का यहाँ गैर मुकीम हिंदुस्तानियों मरकज़ में इजरा करने के बाद नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम वसुदेव कुटुंबम में यकीन रखते हैं और मानते हैं कि दूसरे मुल्कों से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया की सबसे मजबूत मईशत होने के बावजूद हिंदुस्तान ने कभी दूसरे मुल्कों पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से उकसाए जाने के बावजूद हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया, लेकिन उकसाने वाले समेत सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई हम पर हमला करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसे हमला करने वाले ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। वेंकैया नायडू ने कहा कि सदर के खिताब के मजमूए की इशाअत का मकसद उनके ख्यालात को आम लोगों तक पहुँचाना है। उनके खिताब में मुल्क के मुख्तलिफ अक़साम की झलक मिलती है। उनमें कोविंद की वाज़ेह सोच और तज्ज़िया करने की सलाहियत भी झलकती है। As the Supreme Commander of our glorious armed forces, President has unquestioned clarity in this matter. On the occasion of presenting standards of 118 helicopter unit and colors to Air Defence College, he says, I quote, "Though we remain firmly committed to peace, we are determined to use all our might to protect the sovereignty of our nation. Whenever an occasion demanded, our brave men and women in uniform have ensured that the nation has dealt with the security challenges forcefully and effectively." Unquote. I have been saying in the recent past, if you go through the history of India, India never was an aggressor, never attacked any country, in spite of being known as Vishwaguru, in spite of having maximum GDP much before others. India never attacked any other country. All other Tam, Dick and Harry came, attacked us, ruled us, ruined us, looted us, cheated some of our minds also. But we, Indians, we never attacked any country. This is well said by the President. Because we believe in that entire world is one family. Why should we quarrel? The problems can be resolved through discussion, debate and decision. And that's the way forward. Because if you want to live in harmony, in peace,
we must live together, work together, and then move together. That is the philosophy of India. In spite of grave provocations, you must be seeing in the recent past also, we are not doing anything. But if somebody attacks you, we will give a reply to them which they will not be able to forget for the rest of their life. This has to be understood by all. राजस्थान के अलवार में 2 साल पहले हुई पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी ने जुमे के रोज 84 पेज की रिपोर्ट डीजीपी भूपेंद्र सिंह को सौंपी। इसमें पुलिस की जांच को घटिया बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती अफसर ने कोर्ट में झूठा बयान दिया था कि मुलजिमीन के मोबाइल जब्त नहीं किए, जबकि पुलिस ने फ़ोन जब्त किए थे। पुलिस ने पूरी जांच में 29 गलतियों की निशानदेही की है। मुलजिम विपिन यादव, रविंद्र यादव, कालूराम यादव, दयानंद यादव, योगेश खत्री और भीम राठी सबूतों के फुकदान की वजह से 14 अगस्त को बरी हो गए थे। इसके बाद राजस्थान हुकूमत ने मॉब लिंचिंग की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी। एसआईटी ने रिपोर्ट में सभी 4 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की कमियों का जिक्र किया। इसमें यह भी बताया गया है कि पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस मकाम का दौरा 3 दिन बाद किया जहां पर पहलू खान के साथ मारपीट की गई थी। अफसरों ने फॉरेंसिक टीम को नहीं बुलाया और ना ही उन गाड़ियों की जांच की जिनमें पहलू खान गायों को लेकर आ रहा था। कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 29 गलतियां की। दूसरे अफसर ने घटिया तरीके से जांच की। तीसरे अफसर ने चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए। उन्होंने पहले के आयोग की जांच में सुधार के लिए कोई कोशिश नहीं की। चौथे अफसर ने बिना किसी सबूत के 6 सस्पेक्ट्स के नाम लिखे। वाज़ेह है कि अलवार में 1 अप्रैल 2017 को भीड़ ने कौ स्मगलिंग के शक में पहलू खान को पीटा था। इसमें पहलू की मौत हो गई थी। वो बेटों के साथ जयपुर के मेले से मवेशियों को खरीदकर हरियाणा के नूहू में वाक़े अपने घर ले जा रहा था। इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर में पहलू और उसके खानदान पर हमला करने वाली भीड़ को मुलजिम बनाया गया था। वहीं दूसरी एफआईआर में पहलू और उसके खानदान के खिलाफ कौ स्मगलिंग के इल्ज़ाम थे। अयोध्या मामले की समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग का मामला चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया। अर्जी गुजार की अर्जी पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेजा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार के वकील से सवाल किया कि वो इतने हिस्सास मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की अपील कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ अयोध्या मामले की एक और अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्जी गुजार ने अदालती कार्रवाई को मनसूख करने की गुजारिश की थी। इस ताल्लुक से अर्जी गुजारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुकदमे की समाअत मनसूख करने से मुतालिक एक अर्जी जुमे को खारिज कर दी। इंटर कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स नामी इस तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके अयोध्या मुकदमे की समाअत मनसूख करने और मामले की अपील कुनिंदा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अर्जी पर समाअत के दौरान कहा, ये किस तरह की अर्जी है, अपनी अर्जियों को देखिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अर्जी खारिज कर दी। वाज़ेह है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े की समाअत जस्टिस गोगोई की सदारत वाली आईनी बेंच कर रही है। बेंच के दीगर जजों में जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर शामिल हैं। इस तनाज़े को मुसालहत के जरिए सुलझाने के सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 6 अगस्त से रोज़ाना इस मामले की समाअत हो रही है। 6 अगस्त को समाअत शुरू होने के बाद हिंदू फरीकों की दलीलें सुनी गई और उसके बाद मुस्लिम फरीक अदालत में अपनी दलील पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच अलायंस आज खत्म हो गया। एमआईएम के महाराष्ट्र के सदर और औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वीबीए और एमआईएम के बीच असेंबली इंतखाबात में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई माहिदा नहीं हो सका, इसीलिए वो अलायंस तोड़ रहे हैं। रियासत की 288 सीटों में से बाला साहेब अम्बेडकर की वीबीए पार्टी एमआईएम को सिर्फ 8 सीट्स देने के लिए तैयार थी, जो मजलिस को नाकाबिले कबूल थी। इम्तियाज जलील ने कहा कि एमआईएम ने 2014 के इंतखाबात में 24 सीटों से मुकाबला किया था और 2 पर कामयाबी हासिल की थी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में एमआईएम को औरंगाबाद से कामयाबी मिली और रियासत में फिलहाल एमआईएम के करीब 150 कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स हैं। इसलिए एमआईएम ने वीबीए की तजवीज़ से इत्तेफाक ना करते हुए अलायंस तोड़ने का फैसला किया है। दिल्ली हुकूमत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तुलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और दीगर के खिलाफ गद्दारी वतन का मुकदमा चलाने से मुतालिक दिल्ली पुलिस की अपील मंजूर न करने से मुतालिक खबरों को महज खैस आराइयाँ करार दिया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कन्हैया कुमार और दीगर के खिलाफ गद्दारी वतन का मुकदमा चलाने से मुतालिक पुलिस की अपील से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने फौज के खिलाफ झूठे बयान देने के इल्जाम में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की साबिक स्टूडेंट लीडर शहला रशीद के खिलाफ जुमे को मुल्क से बगावत का मामला दर्ज किया। शहला रशीद ने 18 अगस्त को कई ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने फौज पर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करने का इल्जाम लगाया था। ताहम फौज ने इन इल्जामात को झूठा करार दिया था। फौज ने शहला रशीद के इल्जामात को जम्मू कश्मीर के हालात के सिलसिले में लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया था। दिल्ली पुलिस की खुसूसी ब्रांच ने आज शहला के खिलाफ मुल्क से बगावत का मामला दर्ज किया। शहला के खिलाफ मुजरिमाना शिकायत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहला के ट्वीट पूरी तरह झूठे थे। ट्वीट में किसी का नाम और कोई सबूत नहीं दिया गया था। बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसके ट्वीटों का हवाला दिया है जिससे मुल्क का विखार मुतासिर हुआ। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में एक बार फिर अक्सरियत की उम्मीद लगाए आम आदमी पार्टी को जुमे को एक और झटका लगा जब तवील अरसे से नाराज चांदनी चौक से रुकने असेंबली अलका लांबा ने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। अलका लांबा ने ट्विटर पर अपने इस्तीफा की खबर दी। उन्होंने मंगल को कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और इसके बाद से ही उनके आम आदमी पार्टी छोड़ने की क़यास आराइयाँ शुरू हो गई थी। अलका लांबा कांग्रेस के साथ पहले भी 20 साल तक जुड़ी रही थी और 2013 में आप में शामिल हुई थी। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में वो आपकी टिकट पर चांदनी चौक से जीती थी। नमस्कार, अरविंद केजरीवाल जी, अलका लांबा बोल रही हूँ और आपकी इच्छा अनुसार आपके पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी ने मैसेज किया था कि आप मेरा इस्तीफा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ट्विटर पे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे, आज नहीं, बहुत समय से आपसे समय मांग रही हूँ। शायद आपके पास समय नहीं है, इसलिए ये वीडियो मैसेज के थ्रू आप तक संदेश पहुंचा रही हूँ कि मैं अपनी इच्छा अनुसार आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा देना चाहती हूँ, जो मैं आज दे भी रही हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरे इस्तीफे को आप स्वीकार करें। जय हिंद, नमस्कार। केरला जाने वाली चंडीगढ़ कोचोली एक्सप्रेस ट्रेन की पावर कार में जुमे को नई दिल्ली स्टेशन पर आग लग गई जिसे जल्द ही बुझा दिया गया। शुमाली रेलवे के राब्ता आमा के अफसर दीपक कुमार ने बताया कि ट्रेन में शाम 1:40 पर आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और रेलवे के सीनियर अफसर फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के लिए वक्फ एक वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मकसद प्रकाश पर्व से मुतालिक सरगर्मियों और कॉन्फ्रेंसों से अकीदतमंदों को जोड़ना और आगाह करना है। कैप्टन सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में नौजवानों को गुरु नानक देव जी के फ़लसफ़े से मरबूत करने में आज जो भी काबिल अमल है माउन साबित होगा। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने इस बात का एतराफ़ किया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बुखार के मामलात में इजाफा हुआ है। ताहाल इस सिलसिले में हरगिज़ तशवीश में मुब्तला होने की क़तई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वायरल बुखार के मामलात से निमटने और मरीज़ों को मियारी इलाज फराहम करने के लिए सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर वबाई अमराज से निपटने के लिए आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर भी तकर्रुर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीमारियों की रोकथाम में हुकूमत की नाकामी के सिलसिले में उस पर तनकीद करना गलत बात है। बाज़ मफाद परस्त अफराद ऐसी झूठी तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने निशानदही की कि जहरीले बुखार के इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल में मर्दों के लिए 20 और ख़वातीन के लिए 20 बिस्तरों का इंतज़ाम किया गया है। गणेश चतुर्थी से अब तक मुख्तलिफ दवाखानों का उन्होंने बज़ाते खुद मायना किया और मरीज़ों से बातचीत करते हुए उनको फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात की तफसीलात हासिल की और ज़रूरत के मुताबिक स्टाफ और डॉक्टर्स के तकर्रुर के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर मौसूफ ने गांधी हॉस्पिटल में मर्दों और ख़वातीन के फीवर वार्ड्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीज़ों के लिए मुख्तलिफ दवाखानों में इजाफी ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। ईटला राजेंद्र ने कहा कि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मुख्तलिफ महकमे जात में तालमेल पैदा किया जा रहा है और वबाई अमराज की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। सूरत हाल पर महकमे सेहत 24 घंटे नज़र रखे हुए है। उन्होंने दावा किया कि 2017 में वबाई अमराज के ज़्यादा वाक़यात पेश आए थे, ताहम अब ऐसी शिद्दत नहीं है। डेंगू के अगर वाक़यात सामने भी आए हैं तो उनमें अमवात नहीं हुई है। गांधी हॉस्पिटल में डेंगू से मुतासरा 419 अफराद का इलाज किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इमराज की रोकथाम के लिए खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है, जिसके बाद इमराज की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। तालमेल के जरिए इस खुसूस में काम किया जा रहा है। वबाई इमराज के मरीजों को सहूलत के लिए शाम में खुसूसी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। साथ ही डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। उन्होंने दवाखानों और उनके लैब्स की खिदमत से इस्तेफादे की अपील की और साथ ही डॉक्टर से ख्वाहिश की कि वो आवाम की बेहतरी के लिए काम करें।
वजीर मौसूफ ने कहा कि महकमे पुलिस को भी हिदायत जारी की गई हैं ताकि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पुलिस स्टेशन बिलखुसूस जब्तशुदा गाड़ियों में पानी जमा ना होने पाए। उन्होंने कहा कि पंचायत राज और बल्दी नज़्म व नस्क के महकमे जात के ताउन के साथ मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं ताकि रियासत में वबाई और पानी से होने वाली अमराज के फैलने को रोका जा सके। अगरचे के फीवर हॉस्पिटल में डेंगू के कई मुश्तबा मामला दर्ज किए गए हैं, ताहम उनमें से सिर्फ चंद ही मुस्बित साबित हुए हैं। अगस्त में फीवर हॉस्पिटल में 51,000 आउट पेशेंट मामला दर्ज किए हैं, ताहम उनमें से सिर्फ 62 ही डेंगू से मुस्बित पाए गए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने अतराफ हिफ्ज़ान सेहत और सफाई को यकीनी बनाएं और वबाई बुखार पर काबू पाने के लिए मदद करें। इस मौके पर वजीर अफजाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में हेल्थ इमरजेंसी की तरह अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी हंगामा कर रही हैं। उन्होंने अपोजिशन कायदीन को मशवरा दिया कि वह हक़ाइक़ जानने के बाद ही बात करें। उन्होंने आज सिकंदराबाद गांधी हॉस्पिटल का मायना किया और वबाई इमराज में मुब्तला मरीजों के इलाज के सिलसिले में डॉक्टरों से बातचीत की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर में महकमे सेहत काफ़ी चौकस है। इतवार के दिन भी डॉक्टरों की जानिब से खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से मौसमी बीमारियां पैदा होती हैं। इस मरतबा ज़ायद तादाद में मौसमी बीमारियां देखी जा रही हैं। जहरीले बुखार पर काबू पाने के लिए डॉक्टर्स मुसलसिल इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बेस्ट मेडिकल सर्विसेज तेलंगाना में दस्तियाब हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर वबाई इमराज के सिलसिले में बयानात ना दें, जिससे शहरियों में तशवीश पाई जाती है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर में डेंगू के वाक़यात पेश आए हैं। हम ये नहीं कहते कि डेंगू के वाक़यात नहीं हुए, ताहम इस पर काबू पाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। अपोजिशन जमातें पब्लिसिटी के लिए अवाम को परेशान करने के लिए बयानात ना दें। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि काबिनी वुज़रा केसीआर के ताबेदार ना बने। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बादशाही हुकूमत नहीं बल्कि जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि यादद्री के दरो दीवार पर मूर्तियों की जगह पर केसीआर की तस्वीर और पार्टी की निशान की नक्शनिगारी की जा रही है। इसके खिलाफ वुज़रा आवाज़ उठाएं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिसके सबब उनकी तस्वीर की नक्शनिगारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने समाजी खिदमत अंजाम दी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर, सोनिया गांधी, पीवी नरसिम्हा राव जैसे कायदीन के तस्वीर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आमिराना फैसले के खिलाफ वुज़रा आवाज़ उठाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस हुकूमत के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। गुज़िश्ता साल बेहतर मनसूबाबंदी के दावे करके बगलें बजाने वाली हुकूमत अब क्यों नाकाम हो रही है। यूरिया की सरबराही में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से एक किसान की मौत वाक़ई हो गई। इस पर वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए किसानों की तौहीन की है। इस पर वज़ीर को किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। रेतुबंधु स्कीम की रकम से किसान महरूम है, कर्ज माफ़ी नहीं की गई है, तो फिर किसानों के लिए क्या मनसूबाबंदी की गई है, इसका खुलासा किया जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र को वज़ीर के ओहदे का खतरा और पार्टी ओनरशिप के मामले में जज्बाती हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र को अपने ओहदे के बजाय अवाम की जिंदगियों की फ़िक्र होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर बालाकिशन की तरह जो दिल में जज्बात हैं, इसको मंजर आम पर लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद सिर्फ रियासत का नाम तब्दील हुआ है और मामूली ज़िंदगी गुजारने केसीआर का खानदान सुनहरा हो गया है। गुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुटा मंदिर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और टीआरएस के इंतखाबी निशान कार की तस्वीर को दीगर देवताओं के साथ पत्थरों के खंभों पर नक्श किए जाने की शदीद मजम्मत की और कहा कि इस हरकत से करोड़ों हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े पर फौरी तहकीकात करवाने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में चीफ मिनिस्टर और कार की तस्वीर हुकूमत की हिदायत पर नक्श की गई थी या फिर नक्शकारी का काम करने वाले अफराद चीफ मिनिस्टर से बेइंतहा मोहब्बत में तैयार की है। अगर हुकूमत की हिदायत पर यह काम हुआ है तो हुकूमत को फौरी असर के साथ बरतरफ कर देना चाहिए, बसूरत दीगर सख्त अवामी एहतजाज शुरू किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। केसीआर के मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, इस बात को जहन नशीन करना चाहिए। जिस मकसद के तहत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस दौरान कांग्रेस की एक और रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि इस हरकत को सेकुलर जहन रखने वाले अफराद की जानिब से मजम्मत की जानी चाहिए। कोमट रेड्डी ने कहा कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले राजा महाराजा ने भी पत्थरों पर अपनी तस्वीरें नहीं लगाई थी।
कांग्रेस कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने यादगिरी गुट्टा के मंदिर के तोसी कामों में हिंदू देवताओं के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और टीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को भी पत्थरों पर तराशने पर शदीद तनकीद की है। सहाफत के लिए जारी बयान में विजय शांति ने कहा कि इंतखाबात के दौरान टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने सरकार का जो नारा दिया था, इस नारे का मतलब अब समझ में आ रहा है। हिंदुओं के मुकद्दस मकाम यादगिरी गुट्टा की मंदिर को हुकूमत की जानिब से तोसी दी जा रही है। वहां बड़े बड़े पत्थर के चट्टानों को तराशने का काम जारी है। इसमें कई देवी देवताओं की तस्वीर को तराशा जा रहा है। इसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और टीआरएस के इंतखाबी निशान कार की तस्वीर भी तराशी गई। इससे वाजे होता है कि केसीआर अपने आप को महाराजा समझ रहे हैं। राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो गया, लेकिन केसीआर अपने आप को राजा महाराजा समझ रहे हैं। ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अब तक रियासत में 50% यूरिया पहुंच गई है। आइंदा 2 दिनों में बाकी यूरिया का स्टॉक भी पहुंच जाएगा। किसानों को तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि यूरिया की सरबराही के सिलसिले में टीआरएस कायदीन की जानिब से मरकज पर जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं है। रियासती हुकूमत मुनासिब अंदाज में मंसूबा नहीं बनाया, जिसकी वजह से रियासत में यूरिया का मसला पैदा हुआ। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की बहबूद की पाबंद अहद है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने यादगिरी गुट्टा मंदिर में पत्थरों के खंभों पर चीफ मिनिस्टर केसीआर की तस्वीर बनाने पर शदीद मजम्मत की। इस वाक़े पर चीफ मिनिस्टर से गैर मशरूत माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में आम आदमी की तस्वीर लगाई नहीं जा सकती, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खुद अपनी तस्वीर लगा ली। इस तरह कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती का सबूत देने उन्होंने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर भी लगाई हैं। एक और पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायद को खुश करने के लिए चार मीनार की तस्वीर भी मंदिर में पेश की गई है। लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो हिंदू समाज से गैर मशरूत माजरत ख्वाही करे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुडू नारायण रेड्डी ने कहा कि यादाद्री मंदिर की हुर्मत को खत्म करने का काम केसीआर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर की दीवार पर केसीआर और टीआरएस पार्टी के निशान कार की नक्शोनिगारी की कांग्रेस पार्टी मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुखालिफत से बचने के लिए साजिश के तौर पर केसीआर ने गांधी और नेहरू खानदान की तस्वीर की नक्शोनिगारी की है। उन्होंने कहा कि माजी में बहुत से राजा महाराजा गुजरे हैं, लेकिन किसी ने अपनी तस्वीर मंदिर में नहीं लगाई। केसीआर खुद को बादशाह समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर फौरन तस्वीर नहीं निकाली गई तो बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ओहदेदार भी इस तरह के मामलात को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। गुडू नारायण रेड्डी ने कहा कि मंदिर में तस्वीर रख लेने से कोई इंसान अजीम नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि केसीआर अपने फार्म हाउस में तस्वीर की नक्काशी करवा लें, कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मौत पर वजीर का बयान काबिल एतराज़ है। नारायण रेड्डी ने कहा कि टीआरएस में फूट के आसार पैदा हो गए हैं और वो बहुत जल्द बिखर जाएगी। साबिक वजीर रविंद्र नायक ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले रविंद्र नायक ने कहा कि टीआरएस आमिराना हुकूमत के खिलाफ बीजेपी मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने कबायलियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करें। इस मामले में अदालत के अहकामात भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तांडों की तरक्की के लिए तांडा कॉरपोरेशन कायम किया जाए और कबायलियों के बच्चों के लिए अकामती स्कूल खोले जाएँ। उन्होंने कहा कि 2006 फॉरेस्ट एक्ट पर सख्ती से अमलावरी की जाए। रविंद्र नायक ने कहा कि कबायली ज़बान गोर बोली को पहचान दी जाए। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुतालबात से मरकज़ी वज़ीर दाखिला से भी नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि कबायलियों के लिए इंसाफ के लिए ही उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि नलमला के जंगलात में यूरेनियम की खुदवाई की इजाज़त देने पर नलमला के जंगलात आग के गोले में तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूरेनियम की खुदवाई की दुनिया भर में मुखालिफत की जा रही है और कई ममालिक ने इसकी खुदवाई से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। ऐसे वक्त हिंदुस्तान में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से यूरेनियम की खुदवाई की इजाज़त देना तशवीश की बात है। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि नलमला में यूरेनियम की खुदवाई से 2 रियासतों के 7 अजला पर उसके शदीद असरात पड़ेंगे। 2003 में इसी तरह की खुदवाई की इजाज़त दी गई थी। उस वक्त हमने असम्बली में इस फैसले की शदीद मुखालिफत की थी, जिस पर उसे इल्तवा में रखा गया था और अब दोबारा इस मामले को सामने लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की खुदवाई के खिलाफ अवामी एहतजाज पर जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने इसका जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं किए हैं।
आरएसएस सरबराह मोहन भागवत शहर हैदराबाद में होने वाले गणेश विसर्जन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 12 सितंबर को भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। समिति के जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गणेश मूर्तियों का विसर्जन भी उसी दिन होगा। सुबह 8 बजे से गणेश जुलूस का आगाज बालापुर से होगा। ये जुलूस शालीबंडा चारमीनार से गुजरेगा और इसका अख्तिताम हुसैन सागर पर होगा। मोहन भागवत 3:30 बजे तक 4:30 बजे के दरमियान मौजमजाही मार्केट पर जुलूस में शामिल अफराद से खिताब करेंगे। मोहन भागवत के अलावा प्रज्ञा मिशन के बानी स्वामी प्रज्ञानंद जी भी इस जुलूस में शिरकत करेंगे। राव ने कहा कि गणेश जुलूस के आसानी से गुजरने के लिए मुख्तलिफ महकमे जात के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। कमिश्नर जीएचएमसी डीएस लोकेश कुमार इसके नोडल ऑफिसर होंगे। उन्होंने कहा कि विसर्जन के दिन गणेश के पंडालों के ऑर्गेनाइजर्स के लिए गाड़ियों का इंतजाम करना, मुनासिब इक़दामात करने की महकमे ट्रांसपोर्ट से ख्वाहिश की गई है। समिति ने 11 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान टैंक बंड पर गंगा आरती का एहतमाम करने रियासती हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। इस सवाल पर कि शाम के बजाय सुबह में खैरताबाद के गणेश की मूर्ति के विसर्जन के जुलूस के आगाज़ के लिए आया ऑर्गेनाइजर्स पर कोई दबाव है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दबाव नहीं है, बल्कि ये इज्तिमाई फैसला है। नरेंद्र जी, क्या आपने इसके लिए रियासत के चीफ मिनिस्टर को मद्दू किया है क्या इस रैली के लिए? सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सभी लोग भी मिलकर सोच विचार करके सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वो अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। इस बार हम गंगा आरती एक प्रारंभ करना चाहते थे, सभी को आकर्षक रहता है। जो गंगा नदी के तट पर वाराणसी में करते हैं उस प्रकार का आरती यहाँ करेंगे ताकि सभी लोगों को एक आकर्षक केंद्र बिंदु बनता है। हमारा सुझाव को सरकार ने स्वीकार करके हम खुद ये गंगा आरती प्रारंभ करेंगे ऐसा कहे, इसलिए हम सरकार को बधाई देते हैं और अनुरोध करते हैं कि एक ही दिन नहीं, एक ही इस गणेश उत्सव के समय में नहीं, हर दिन सबको आकर्षित करता है। इसलिए गंगा आरती हर दिन करके अपना विनायक सागर स्वच्छ रहना और किसी भी प्रकार का प्रदूषण इसमें नहीं रहना, ऐसा गंगा माता और वरुण भगवान जो वर्षा प्रदान करता है उन लोगों से प्रार्थना करेंगे, ऐसा हमारा अनुरोध था। वो सरकार कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर हुआ, इसलिए हम बधाई देते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने 14 सितंबर को मुल्क भर में कौमी लोक अदालत यानी नेशनल लोक अदालत मुनक्किद करने का फैसला किया है। ये अदालतें सुप्रीम कोर्ट से लेकर ताल्लुका की सतह की अदालतों में मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें दीवानी मामलात और काबिले जुर्माना फौजदारी मामलात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस व सरपरस्त आला व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की निगरानी में तेलंगाना की तमाम अदालतों में लोक अदालत 14 सितंबर को मुनक्किद की जाएंगी। इन अदालतों की खिदमात पर कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में अगर कोई फ़ीस दाखिल की गई है तो लोक अदालत के ज़रिए मुकदमे के तस्वीर पर यह फ़ीस वापस की जाएगी। लोक अदालत की जानिब से सुनाए गए फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो मुजव्वज़ा नेशनल लोक अदालत में अपने मुकदमात के तस्वीर के लिए लोक अदालत के मेकानिज़म से फ़ायदा उठाएँ। आंध्र प्रदेश के हाजियों के काफ़िले की इस माह की मुख्तलिफ तवारीख को वापसी होगी। मदीना मुनव्वरा से ये हाजी 11 सितंबर को 6:30 बजे शाम, 12 सितंबर को 4:40 शाम, 13 सितंबर को 3:30 बजे, 14 सितंबर को 2:45 पर, 14 सितंबर को 4:25 शाम हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर एपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद पाशा, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद पी उषा कुमारी उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। इस सिलसिले में एपी स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एल अब्दुल खदीर ने यह ऐलान किया। इन हाजियों का इस्तकबाल करने वाले रिश्तेदारों के लिए तमाम तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिसके लिए नामपली हज हाउस में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के तमाम हाजी बखैर हैं और वो मदीना मुनव्वरा में हैं। अनंतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी फेरोज़ बेगम की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में की गई। उनकी सेहत बेहतर है, जल्द ही वो भी वापस होंगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने यह बात बताई। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंद्रयान 2 चांद को छूने से कुछ घंटे दूर, पूरे मुल्क में जोशो खरोश का माहौल। पहलू खान कत्ल मामले की जांच में बढ़ती गई लापरवाही, एसआईटी ने की 29 गलतियों की निशानदेही। महाराष्ट्र में मजलिस और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच अलायंस खत्म, एमआईएम तनहा करेगी मुकाबला। शहर में वायरल फीवर के केसेस में इजाफे का वजीर सेहत ने किया एतराफ, लेकिन कहा कि तशवीश की कोई बात नहीं। और यादाद्री मंदिर में केसीआर और टीआरएस के इंतखाबी निशान कार की नक्काशी पर सियासी घमासान,
अपोजिशन की शदीद तनकीद। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।